सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश। जैसा आप सबको पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स एकदम सामने आ चुका है और बिकॉज ऑफ दैट यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसी को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है एलएमआर सीरीज, जिसका नाम है लास्ट मंथ रिवीजन, जिसमें हम पिछले 30 साल का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस को डिकोड कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का थीम कहां पे। इस पर्टिकुलर सीरीज को मैंने एंशिएंट इंडिया के लिए पूरा कवर अप करा दिया, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसमें मैंने 8 वीडियो आधे आधे घंटे की वीडियोस में पूरा पूरा एंशिएंट इंडिया कवर अप कराया हुआ है। आप उसको एक बार देख सकते हैं 2x में फॉर द इफेक्टिव रिवीजन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस कैसे यूपीएससी ने पूछा हुआ है, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे क्वेश्चन आए, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स और शेड्यूल्स को लेकर के कैसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है ना, बहुत लंबे लंबे सेशंस लेने के बाद में, सो आई विल नॉट बी साउंडिंग दैट बेटर, बट ऑन एनीवेज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, उतना समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई सिंगिंग कंपटीशन तो है नहीं, तो उसकी टेंशन नहीं है अपने को, राइट। सो वी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको टाइम दूंगा, वीडियो को रोक करके आप मुझे आंसर बताओगे, और मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर बुक से आया है, किस सोर्स से आया, जिसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका सोर्स कितना इफेक्टिव रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये, एक सेकंड के लिए रोकेंगे और इसका आंसर बताएंगे, राइट। चलो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ में, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A। जो म्युनिसिपैलिटीज है इसका पावर किसमें, 9A में दिया हुआ है। दूसरा कहता है इमरजेंसी प्रोविजन को पार्ट 18 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा कहता है कि जो अमेंडमेंट संशोधन से रिलेटेड चीजें हैं वो पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20वें भाग में दिया हुआ है, राइट। ये बहुत ही बेसिक और सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन चेक कर रहा है, वनडे एग्जाम्स वाले बच्चे भी इसको सही करेंगे। प्रिसाइजली बताऊं तो तीनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप देखोगे म्युनिसिपैलिटी तो पार्ट 9A के अंदर में है 74th 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट which came in 1992, उसने म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया हुआ था, और 73rd में पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था, राइट। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि लोकल बॉडीज भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे, राइट। उसके बाद आप देखो इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 के अंदर में, इसमें आपको नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल कहते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सब कुछ इसके अंदर में आपको दिखाई देगा। गोइंग अहेड ऑफ दैट आपको पता चलेगा अमेंडमेंट्स, जो आप संशोधन की बात करते हो, ये पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अमेंडमेंट्स प्रिसाइजली मैं बताऊं तो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 जो ये अमेंडमेंट्स को कंटेन करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। प्रिसाइजली आप इन सभी के एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। ये जो आपको मैंने स्लाइड जो पीपीटी आपको प्रिसाइजली टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बाय रुपेश पे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन आप एक बार फटाफट रीड कर सकते हो, ताकि आपके पास में एक इफेक्टिव रिवीजन हो। पहला क्वेश्चन सोनली एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है, एनसीईआरटी को या लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहा है। अगर आपने कुछ भी पढ़ा तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द आंसर, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो यूपीएससी में 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है, एक बार रोको, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। चलो आई होप आपने एक बार इसको अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स फेडरल इन कैरेक्टर। कौन सा ऐसा फीचर जो फेडरलिज्म को इंडिकेट करता है। पहले आप इस चीज को समझो, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म का बेसिक मतलब होता है पावर को डिवाइड करना अलग अलग यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइडेड है तो भी आप उसको फेडरल इन कैरेक्टर कहते हो। सो दैट इज द बेसिक मतलब ऑफ फेडरलिज्म, राइट। तो अब देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार में सही आंसर कैसे। देखो अगर आप बोलो कि आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि सबके पास में सफिशिएंट लेवल ऑफ पावर है और वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखो फेडरल फीचर वहां पे नजर आ रहा है। इसका अपोजिट देखो, अगर मैं बोलूं यूनिटरी फीचर में क्या पता चलेगा कि द जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सबको एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करके आंसर देना है, एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करके ही जजमेंट देना है, उस कानून से आप भटक नहीं सकते। यानी कि आप सब क्या है, एक जगह यूनाइटेड दिख रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी फीचर एंड दिस इज कॉल्ड द व्हाट, फेडरल फीचर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम लक्ष्मीकांत किताब की है, वहां से सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है 2021 के प्रीलिम्स में। आगे चलें, बाकी इसका सॉल्यूशन आप एक बार पढ़ सकते हो पासिंग रेफरेंस के लिए, सो दैट यू कैन हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है यूपीएससी का 2017 का।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं क्यों कहता हूं बार बार कि यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है। 17 में पूछा फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है, 21 में पूछ दे इसमें से कौन सा फीचर फेडरलिज्म का है। तो उससे भी इंटरेस्टिंग क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। मैंने अभी आपको बताया अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो अपने हिसाब से जजमेंट्स लेगी, कहीं ना कहीं ये फेडरल फीचर को दर्शाता है, राइट। इसी को लेकर के इसी क्वेश्चन पे 2021 में एक क्वेश्चन बना दे इसी ऑप्शन पे। इसलिए मैं कहता हूं हर ऑप्शन को डिकोड करना है, अगर तो सही आंसर नहीं है तब भी उसको देखो एक बार, हो सकता है अगला क्वेश्चन उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे बन जाए, एंड दैट इज अ यूपीएससी प्लेस ट्रिक, राइट। तो आपको पूछा हुआ है नॉट अ फीचर, ये तो फीचर है तो आप उसको काट दोगे। 21 में क्या पूछा, कौन सा फीचर है, और सेम ऑप्शन वहां पे भी था, दैट इज द राइट आंसर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सबको समझ में आ रहा है यूपीएससी कैसे ट्रैप कर रहा है, क्या पैटर्न रिपीट कर रहा है, क्या थीम है उसका, और क्लियर आ जाएगा इस पूरी सीरीज के बाद। क्या लिखा हुआ है, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर पावर आप सेंटर स्टेट के बीच में डिवाइड कर रहे हो, फेडरल फीचर है, ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये गलत हो गया है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द फेडरेटिंग यूनियन हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखो रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है सबको, यानी कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर है, फेडरल फीचर है। आगे देखो क्या, इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग यूनिट्स। क्या आपके देश में जो फेडरेशन बना है, ये सारे स्टेट्स ने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं? ऑब्वियसली नॉट। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपका आर्टिकल 1 क्या था, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि सारे स्टेट्स ने आपको साइन करके नहीं बोला कि हमें भारत का हिस्सा बना, राइट। बाय डिफॉल्ट दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री दैट इज भारत, राइट। दैट इज द आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, जिसमें बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था कि भारत का नाम इंडिया या भारत है। ऑब्वियसली आर्टिकल 1 के अंदर में दिया हुआ आर्टिकल 1 में कि इंडिया का नाम भारत भी है, तो वो अलग ही चीज है। तो ये चीज को समझना है कि इंडिया कोई एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं है, लेकिन यूएसए वो एक एग्रीमेंट है फेडरेटिंग यूनिट्स का। प्रिसाइजली अगर आप अमेरिकन सिविल वॉर को पढ़ोगे तो वहां पे और आपको इसको डिटेल में दिखाई देगा। सिमिलर थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल, यू कैन डेफिनेटली रीड दिस पीडीएफ वंस द सेशन इज डन, ठीक है। चलो 2024 का प्रीलिम्स बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन क्या रहा है कि हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक प्लेस। राजेंद्र प्रसाद के मतलब आने के बाद, आने से पहले प्रिसाइजली जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कौन है, प्रोविंशियल मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन है। राजेंद्र प्रसाद जी तो पहले आपके परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं ना आजाद भारत के, लेकिन प्रोविंशियल में कौन था? So the correct answer is डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं बता देता हूँ, सोर्स एम लक्ष्मीकांत की किताब है और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, वहां पे टेबल बना हुआ है, वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ है। और इस साल कौन सा, यूपीएससी का 2024, पिछले साल का क्वेश्चन। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी में जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से पेपर निकल जाएगा, मेक श्योर दैट यूपीएससी आल्सो आस्क क्वेश्चन व्हिच आर फैक्चुअल इन नेचर। सो अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, डू लुक एट टू दोस बॉक्सेस जहां आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जहां पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज दिया हुआ है, वहां से सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है। आर रेडी दिस? चले आगे, चलो। बाकी मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल दे दिया, आप इसको एक बार पासिंग रेफरेंस में रीड कर सकते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यूपीएससी का 2023 में पूछा हुआ है, राइट। आई होप आपने एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ आपके साथ में। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर के सही है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, राइट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग द सिटीजन, राइट। क्या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है? दिस इज करेक्ट आंसर। अगर किसी को भी प्रियम्बल याद है तो प्रियम्बल में नीचे ये डेट दिया हुआ है 26 नवंबर 1949, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट है कब? आपका 26 जनवरी, राइट, 1950। बट ये क्या है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? ऑन 26 नवंबर 1949 the Constituent Assembly of India set up drafting committee under the chairmanship of Dr. राजेंद्र प्रसाद। क्या इस पर्टिकुलर डेट पे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी? जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, ये गलत स्टेटमेंट है। इस पर्टिकुलर डेट पे नहीं बनी, इससे पहले ही बन चुकी थी। तो इस हिसाब से देखो कि तो ऑप्शन में क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो पता चल जाता है कि आपने पढ़ा हुआ है। जिसने भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा हुआ है प्रियम्बल, वो अपना मार करके आएगा कि सही आंसर है। बाकी बच्चे इसमें कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि इतना प्रिसाइजली वो डेट्स को देखते नहीं है। बट अब मैं रिकमेंड करूंगा एक बार लक्ष्मीकांत की किताब में ऐसा कोई भी डेट दिया हुआ, स्पेशली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके डेट्स,
उनकी बॉडीज, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, उनके पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट है। प्लीज 2-3 बार पासिंग रेफरेंस में देख लेना, एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर हिट करेगा दिमाग में, ठीक है। देखो क्या है डेट, तो वो डेट था 29 ऑफ अगस्त, नवंबर नहीं था, राइट। तो ये अगस्त में बना था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। चलो अब बोल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का 2021 का क्वेश्चन, एक बार आराम से सॉल्व करो इसको। मैं आप इसका आंसर बताता हूं क्या है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 में आपके देश का एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, राइट। अब इसमें जो वर्ड्स दिए गए ना, ये वर्ड्स पर्टिकुलरली आपके चैप्टर प्रियम्बल का है। प्रियम्बल आप हिंदी में क्या बोलते हो, प्रस्तावना, उसका वर्ड है, राइट। तो 1950 में क्या था, तो आप ये बताओ, प्रियम्बल में जब अमेंडमेंट संशोधन होता है तो उसमें कौन कौन से वर्ड जुड़े जाते हैं, तो उसमें जुड़े जाते हैं सोशलिस्ट, राइट, और उसमें एक वर्ड जुड़ा जाता है सेक्युलर, राइट, और एक वर्ड जुड़ा जाता है इंटीग्रिटी, राइट। तो आप देखो सोशलिस्ट और सेक्युलर है ना, और जब हम प्रियम्बल पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। अब इन 5 वर्ड में से, राइट, इन 5 वर्ड में से ये 2 वर्ड हटा दो, जो हार्ड वर्ड हटा दोगे वही यहाँ पे बचेगा। तो क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं, सॉवरेन भी होगा, कट गया। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सही बात है। सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर तो था ही नहीं, क्योंकि देखो कब का बात किया जा रहा है, 26 जनवरी 1950। सेक्युलर वर्ड कब आया है, 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में, राइट। बहुत बेसिक है, आई थिंक आप सबने पढ़ा हुआ, राइट। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फिर से वही वर्ड आ गया, सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड आ गया, जो कि बाद में ऐड हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत होता हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर, राइट। चलो, जिस बच्चे को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली प्रीएम्बल में कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं और कब संशोधन हुआ, तो आंसर निकाल लेगा, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, the distribution of power between the center and the state in the Indian constitution is based on the scheme provided in। हाँ, अब ये बताओ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में, प्रिसाइजली कौन से एक्ट से लिया गया है। तो अगर आपको इसके बारे में इसका आंसर नहीं भी पता है तो मैं आपको एक रामबाण बता रहा हूं। देखो सबसे पहले इसका आंसर है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो 1935 का जो एक्ट है ना, इसको कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये ब्लूप्रिंट है, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर 1935 के एक्ट से लिए गए। और मैं आपको बार बार दिखाऊंगा कि 1935 के एक्ट से यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि आखिरकार में कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट वुमेन्स को दे दिया, तो आपको वहां भी मानना है कि 1935 का एक्ट है। तो 1935 का एक्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन बनाता है, 1935 का एक्ट पॉलिटी के भी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। क्यों है ब्लूप्रिंट, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर आपके संविधान में आज भी देखने को मिलेंगे और वो ब्लूप्रिंट्स वाले फीचर ऊपर लिखे हुए हैं, आप उसको एक बार रीड कर सकते हो। इस क्वेश्चन को यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन यू, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, एक और क्वेश्चन है मैं फिर से पूछूंगा, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये यूपीएससी में 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। अब वही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, क्या है 1935 का एक्ट, राइट, वहीं पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सब लोग अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, देखो क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के संदर्भ में, राइट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। इसमें से सोशल कैपिटल किसको मानेंगे, जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कैपिटल मतलब क्या, जो कहीं ना कहीं आपके रिकरिंग बेनिफिट जनरेट कर रहा है, आपको हमेशा से प्रॉफिट दे रहा है, जो कैपिटल आपकी प्रॉपर्टी है वो, राइट। और सोसाइटी की प्रॉपर्टी, जो सोशल कैपिटल, जो सोसाइटी को बूस्ट कर रहा है, कौन सा इसमें पार्ट आपको दिखाई देगा। अब आप इस बेसिस पे एलिमिनेट करोगे ना, तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स दिए हुए जो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो वैसे पार्ट्स को थोड़ा सा बच के अटेम्प्ट करना है, बाकी आपके पास में आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना फटाफट। चलो यूपीएससी ने 2020 में पूछा है, क्या लिखा हुआ है, द कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड मार्क्स इज। गांधी जी और मार्क्स दोनों के बीच में क्या था कॉमन एग्रीमेंट, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या समझते थे, उनको ऐसा लगता था कि जो आपका स्टेट है ना, जो पावर है, स्टेट है, राइट, इसके पास में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्टेट को बहुत पावर दे दिया तो जो आम इंसान है उनके पास में लिबर्टी, इक्वालिटी खत्म होने का खतरा बढ़ेगा। अगर स्टेट पावरफुल होगा तो लोगों की शक्ति कम हो सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा स्टेटलेस सोसाइटी
पे ज्यादा फोकस करते थे। दे यूज्ड टू फोकस ऑन स्टेटलेस सोसाइटी। इसको मैं और कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर आपने गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में गांधी जी के प्रिंसिपल में दिखाई देगा, टू ऑर्गेनाइज विलेज असेंबली, मतलब पंचायती राज ऑर्गेनाइज करना, विलेज असेंबली को ऑर्गेनाइज करना। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेट का पावर कम करो और लोकल बॉडीज जो आम इंसान है इनकी शक्ति को बढ़ाओ। आर यू गेटिंग दिस? सो डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 में पूछा यूपीएससी ने, क्या बोल रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? जो ब्यूरोक्रेसी है, ऑब्वियसली बात है, ऑल यू गाइस वांटेड टू बी ब्यूरोक्रेट, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर राइटिंग दिस यूपीएससी एग्जाम, राइट? तो ये ब्यूरोक्रेसी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आपके पार्लियामेंट को जो डेमोक्रेसी इसके स्कोप को वाइड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी ला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को वाइड करेगा, राइट? पहले तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन एजेंसी फॉर द स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम ब्यूरोक्रेसी लेकर के आए। कैसे? फेडरलिज्म में तो आपको पावर डिवाइड करना है, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, मतलब बहुत रियल कनेक्शन नहीं दिखाई देगा, दूर दरार से कुछ कनेक्शन दिखाई दे, बट यू हैव टू फाइंड द एक्यूरेट मोस्ट क्लोज आंसर। तो ये भी आपका गलत है। आगे देखो, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप मुझे बताओ कि आखिरकार में ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेकर के आएगा? अगर कोई डीएम है तो क्या उसके पास में इतनी पावर है कि वो कल एमपी का इलेक्शन ना करवाए, एमपी का इलेक्शन करवा दे, एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन होने से बचा दे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे ला सकता है? कल सरकार चाहे तो वो बदल जाएगी, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया तो पूरी गवर्नमेंट बदल गई, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी आ गया, स्टेबिलिटी तो आया ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में तो नहीं है, कोई डीएम कोई एसपी के हाथ में तो नहीं है, सो दैट इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट इज एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो भी पब्लिक पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो करते हैं वो है आपका कौन सा? दिस पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलो आगे चलेंगे, 2021 का क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट करना, फिर इसका आंसर बताऊंगा। चलो फटाफट देख लो इसको, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है? बोल रहा है कि स्टेट का सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? आप खुद मुझे बताओ स्टेट क्या हो सकता है, राइट? थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। क्या किसी स्टेट के लिए, राइट, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है कि वहां पे कुछ कल्चर होना ही चाहिए? क्या बेसिक चीज है? तो एक चीज याद रखना, कोई भी स्टेट तभी कहलाएगा जब उसके पास में उसकी खुद की टेरिटरी होगी। क्या होगी? खुद की टेरिटरी होगी। मतलब अगर उसके पास में जमीन है, टेरिटरी, तभी तो स्टेट है। अब इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करो। वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में जो ट्राइब्स उनके बीच में फाइट हो रहा है टेरिटरी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना स्टेट बिल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना इंपायर बिल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना महाजनपद बिल्ड कर रहे हैं। और गेटिंग दिस? तो टेरिटरी तो बेसिक है। अच्छा, टेरिटरी में इंसान भी तो चाहिए जो वहां पे रहे, पीपल। अगर वहां पे उस टेरिटरी में इंसान ही नहीं है तो फिर किस बात का स्टेट? ऐसा तो नहीं कि रेगिस्तान को अपने स्टेट बना दिया, राइट? अच्छा, ये जो स्टेट है ये तभी स्टेट कहलाएगा जब इसके पास इसको खुद गवर्न करने की खुद के पास क्षमता हो, खुद के पास शक्ति हो कि अपने आप को क्या कर सके, गवर्न कर सके, यानी कि ये सॉवरेन हो। सॉवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना करे। मैंने कहा कि मेरा एक स्टेट है, राइट, और उस पर्टिकुलर स्टेट को कल चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो स्टेट आपका कहाँ रहा? तो चाइना का हो गया। तो आपका स्टेट तो तभी है ना जब अल्टीमेटली आपके पास में सॉवरेनिटी हो कि आप अपने हिसाब से वहां डिसीजन मेकिंग करेंगे। बात सही है कि नहीं है? बताओ। तो उसके पास फिक्स टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, उसके पास खुद की सॉवरेनिटी हो। आगे देखो क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, एलिमिनेट करते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी चाहिए, पीपल भी चाहिए अपने को, राइट? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट। ये तो सारे पैरामीटर सही लग रहा है, क्योंकि आपके पास में अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, मोनार्कियल गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो, राजा महाराजा वाली सरकार हो या फिर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सरकार होना चाहिए। अगर आपके पास में गवर्नमेंट ही नहीं है तो फिर किस तरीके से आप उसको स्टेट बोलोगे, राइट? तो ये तो सारे पैरामीटर सही लग रहे हैं। फिर भी आगे देख लेते हैं। एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल डेफिनेट टेरिटरी में पोजेसिंग एंड ऑथोरिटी टू गवर्न देम, यानी कि सॉवरेनिटी है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस। अब ये सब ऐसा कुछ नहीं, मींस ऑफ सस्टेनेंस मतलब उनके जीवन निर्वाहिका भी चलते रहे, सब कुछ बना रहे। ये ओवर सुगर कोटेड हो गया, बहुत ज्यादा इसमें सुगर कोट कर दिया। बेसिकली स्टेट का मतलब क्या होता है? अब आप खुद देखो ना कि हो सकता है किसी जगह पे मींस ऑफ सस्टेनेंस ना हो सकता है किसी जगह पे लोगों के पास राइट्स ना हो, तो क्या वहां पे स्टेट नहीं है? अगर मैं कल कहूं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने बोला
कि लोगों का राइट्स खत्म कर देते हैं, और वो राइट्स खत्म हो गए तो क्या नॉर्थ कोरिया अभी स्टेट नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, अभी भी स्टेट है। आप एग्जांपल के साथ कनेक्ट करो, कौन सा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को स्टेट बनाने के लिए, इस तरीके से सोचो, राइट। ये सुपर कोटिंग है, ये तो गलत है, ठीक है, यहां तक ये सही था, इसके बाद इसने गलत कर दिया। A number of person who have been living in a definite territory, देखो टेरिटरी भी है सही है, पर्सन भी सही है, तो यहां तक तो मेरा ये आंसर सही है। फिर क्या बोल रहा है? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, राइट। क्या जरूरी है कि उनके पास खुद का अपना खुद का कल्चर या ट्रेडिशन होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं। स्टेट में हो सकता है कि लोगों का खुद का कल्चर ट्रेडिशन ना हो, या फिर 10,000 लोग हैं तो 10,000 कल्चर ट्रेडिशन, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल का सेम कल्चर ट्रेडिशन हो। तो ये भी कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं, जो फिक्स पैरामीटर था वो यही था कि उनके पास टेरिटरी हो, उस टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, राइट, उसके पास सॉवरेनिटी हो, खुद को रूल करने की शक्ति, और फिर उनकी खुद की सरकार हो। ये है बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये सब सुगर कोटिंग है। A society permanently living in a definite territory, सही बात है, with a central authority and executive responsibility to central authority and independent judiciary। तो आप इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम का डेफिनेशन दे रहे हो। कल अगर मैं बोलूं कि राजा महाराजाओं का जो साम्राज्य है वो स्टेट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी स्टेट है। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वही स्टेट होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जिसको ये बेसिक पता है ना वो ये आंसर कर देगा। अब बताता हूँ इस क्वेश्चन का सोर्स है, लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास 11 की पॉलिटी की किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, राइट। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक किताब है उसकी, वहां से क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड 11 एनसीईआरटी। और ये क्वेश्चन 1% फैक्ट नहीं देख रहा, ये क्वेश्चन पूरा पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहा है कि आपको स्टेट का मतलब पता है या नहीं पता, राइट। तो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है कि खुद की पॉपुलेशन हो, खुद की टेरिटरी हो, खुद की गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी हो, अगर ये 4 पैरामीटर्स है तो वो स्टेट का डेफिनेशन सही होगा। चलो आगे चलते हैं। अब 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, क्या पूछा है कि which of the following factor constitute the best safeguard for the liberty in liberal democracy। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके पास में इतना अधिकार हो कि आप खुद को ग्रो कर सके, खुद को डेवलप कर सके, ये आपकी लिबर्टी है। मेरे पास में इतना एटलीस्ट अथॉरिटी हो कि मैं खुद के प्रोग्रेस के लिए कंट्री में काम करूं, खुद को डेवलप कर सकूं अपने अटमोस्ट पोटेंशियल तक, दैट इज माय लिबर्टी, राइट। तो कमिटेड जुडिशरी, एक जुडिशरी जो कमिटेड है, जो एक डायरेक्शन में ही चल रही, जो बोला गया सिर्फ वही कर रहे, ऑब्वियसली बात नहीं है, ये तो गलत है किसी भी जुडिशरी के लिए वो कमिट हो जाए, राइट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अगर आप सारे पावर को एक जगह सेंट्रलाइज कर दोगे, एक जगह ला करके रोक दोगे, तो फिर वहां पे लिबर्टी कहाँ रहा? लिबर्टी तो खत्म हो जाएगा ना। कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन तो एक बेसिक सा फीचर है कि आपके पास में पावर अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप करो, रूल कर सको, तो ये भी गलत हो गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट। इलेक्टेड गवर्नमेंट, हर जगह जो सरकार इलेक्ट होकर के वहीं पे आपके पास में लिबर्टी, ये भी तो सही नहीं है। अब आप देखो ना दुबई में क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट है? अगर सपोज करो ऐसा जगह है जहाँ पे राजा महाराजा है, क्या वहां पे लोगों के पास लिबर्टी नहीं है? राजा महाराजा ओपन माइंडेड है, राइट, अभी भी उनका राज्य चल रहा है, डेमोक्रेसी अगर नहीं भी है, लेकिन वो सारे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, मेरिट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां भी आ जाएगा लिबर्टी, तो ये भी गलत हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, लेजिस्लेचर का क्या पावर है, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये है तो कहीं ना कहीं आप में क्या लिबर्टी दिखाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आर्टिकल 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। भारत में राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पार्ट है? कल आपने जब फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा तो आर्टिकल 31 का भी राइट टू प्रॉपर्टी का पार्ट होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1928 में उसको हटा दिया गया, और वो आर्टिकल 300A के अंदर में, 300A के अंदर में एक कहीं ना कहीं लीगल राइट बन गया है, राइट। क्या बन गया है? लीगल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो ये तो गलत हो गया। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, क्या सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल है? नहीं, लीगल राइट है फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, अब वो लीगल राइट है आर्टिकल 300A के अंदर में, और किसी के लिए भी उपलब्ध है, राइट। इट इज अवेलेबल टू इंडियंस एंड फॉरेनर्स एंड एवरीवन। तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान में रखना, अच्छे से कवर अप करना, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन है, एंड विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। जो अगला क्लास आएगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट थीम है, तो उसको डेफिनेटली देखेंगे, वीडियो को, पूरी सीरीज को देखेंगे। पिछला जो मैंने एंशिएंट इंडिया कराया हुआ उसमें 8 वीडियोस है, 2x पे लगाओ, फटाफट रैप अप करो, सारा पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के बाद ट्रिक भी बताया कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी फंसते हो तो क्या ट्रिक लगाना है, राइट। इसके साथ साथ में आपको पर्टिकुलर ये भी खत्म हो जाएगा। अभी पूरा फोकस करेंगे जब तक प्रीलिम्स सारा, जितना पीवाईक्यू ओरिएंटेड कंटेंट को रिवाइज करे उतना एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू आपका थीम है जहां से यूपीएससी बार बार पूछा और इस बार भी पूछेगा, राइट। इट इज बट ऑब्वियस थिंग, ठीक है। तो विद दिस वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन।
मिलते हैं अगले सेशन में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट। तब तक के लिए स्टडी वेरी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस कंटेंट को डाउनलोड करके रिवाइज करने के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल राइट। सो एंडिंग ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर गुड हेल्थ, थैंक यू सो मच।